दोनों सदनों में जाने का मौका मिला है। ये मेरे लिए सौभाग्य की भी बात है। तो वहीं दूसरी तरफ आज से वहाँ नवनिर्मित संसद भवन की भी शुरुआत की जा रही है, जिसका हमारी पार्टी दिल से स्वागत करती है। और आज इस नए संसद भवन में केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण बिल प्रस्तुत किया जाएगा। यह ऐसी मीडिया में काफ़ी आम चर्चा है, जिसके पक्ष में बीएसपी सहित अधिकांश पार्टियां भी अपना मत देंगी, ऐसी भी पूरी संभावना है। अन्य पार्टियों के बारे में भी। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार ये महिला आरक्षण बिल जरूर पास हो जाएगा, जो ये अभी तक लंबे अरसे से लटका हुआ था। और इस संदर्भ में मैंने अपनी पार्टी की ओर से एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार संसद में ये कहा था कि हमारी पार्टी तो ये चाहती है कि देश की महिलाओं को लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण 33% देने की बजाय यदि उनके आबादी को भी ध्यान में रखकर 50% आरक्षण दिया जाता है तो इसका भी हमारी पार्टी पूरे तय दिल से स्वागत करेगी। सरकार इसके बारे में भी जरूर सोच विचार करे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा था कि महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है तो उसमें से एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अर्थात इन्हें यानी कि एससी व एसटी को अब तक मिल रहे कोटे में शामिल ना किया जाए, क्योंकि बात ये चल रही है कि जो पहले से एससी एसटी को आरक्षण मिला हुआ है लोकसभा व विधानसभा में, जो भी इनको आरक्षण है तो उसमें से इनको कोटा दिया जाए। तो इसके पक्षधर नहीं है हमारी पार्टी की। महिलाओं को उसके एससी एसटी को जो रिजर्वेशन मिल रहा है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, उसमें से इनको दिया जाए, ये ठीक नहीं है। इनका बना रहे, जो अब 33% दिया जा रहा उसमें से इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात वरना इन वर्गों के साथ काफ़ी नाइंसाफी होगी। और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर इन सभी वर्गों की पिछड़ी महिलाओं को यहाँ सामान्य सीटों पर जल्दी से मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ जातिवादी पार्टियां शुरू से ही इन वर्गों को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती हैं। जबकि भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने व इन्हें स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने के लिए इन्हें सरकारी नौकरियों व राजनीति आदि में अलग से इसलिए आरक्षण देने की व्यवस्था की थी, क्योंकि इन वर्गों के लोग यहाँ सदियों से जातिवादी व्यवस्था के तहत शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए थे, जो अभी भी पिछड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी ये चाहती है कि इन वर्गों की महिलाओं को आज पेश किए जाने वाले महिला आरक्षण बिल में इनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था जरूर की जानी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं किया जाता है और ये बिल वर्तमान स्थिति में ऐसे ही पास कर दिया जाता है तो फिर हमारी पार्टी ये मानकर चलेगी कि इस मामले में भी बीजेपी व कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों की जातिवादी मानसिकता अभी तक भी नहीं बदली है और ये पार्टियां इन वर्गों को अभी भी पिछड़े हुए बनाए रखना चाहती हैं। इसके साथ ही ये भी सर्वविदित है कि इस बिल में
इस बिल में इनकी सीटें निर्धारित करने को लेकर जो भी मापदंड तय किए जाएंगे तथा सीटें आदि जो भी बढ़ाई जाएंगी तो उसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, अर्थात उसमें पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और ये बिल समय से भी लागू होना चाहिए। बीएसपी की ये पुरजोर मांग व सलाह भी है। इसके साथ ही हमारी पार्टी जी ने ये प्रस्ताव पारित करते हैं समग्र मिलके वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब सारे देश की, सारे भारत की, सारे इंडिया की, सारे हिंदुस्तान की, सब मिलके ये शपथ लिए गए थे। सर, हमारे आर्टिकल 395 आर्टिकल इसमें शामिल किए गए थे। उसमें जब पहला आर्टिकल, उसमें यह लिखा जाता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब भारत और इंडिया के बीच कोई अंतर नहीं है। जो भारत होते हैं वो इंडिया है, जो इंडिया होते हैं वो भारत है। हम जबरदस्ती किसी बहाने इसके अंदर दरार पैदा करने की कोई कोशिश ना करे तो बेहतर होगी, क्योंकि कुछ जगह में ये आशंका फैला जाते हैं कि हमारे देश में हिंदुत्व की तो बात हम सुनते ही है, लेकिन इसके साथ साथ हिंदुत्व बात भी आ जाएंगे क्या, ये आम लोगों में ये चर्चा है। मैं सबको संज्ञान में ये लाना चाहते हैं, क्योंकि ये मुद्दा हमारे देश के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें हमारी संविधान में ये ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेज सब हमारे देश की लैंग्वेज है, तो कोई दरार पैदा करने की कोई कोशिश ना होने से बेहतर होगी, ये मैं जरूर आपसे मांग करता हूं। सर, सर्वप्रथम और एक बात कहना चाहते हैं सर, प्रधानमंत्री जी G20 और शुरुआत तो किए थे राष्ट्रपति जी की भाषण के साथ साथ पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस, उसके बाद G20 को तो हम देखे, हर दिन देखते ही हैं, आज सदन में भी देखे, दोनों लोकसभा में भी देखे, मतलब सेंट्रल हॉल में भी देखे, यहां भी देखते हैं। प्रधानमंत्री जी की हर भाषण सुनते सुनते मान लीजिए कि हमारा जहन में सिमट गए हैं। मैं इसलिए यह कहना चाहते हैं अभी कि सर देखिए, ये सदन की गरिमा की बात किया जाते हैं, लेकिन कम से कम सरकार कम से कम ये कभी सोचे हैं कि हमारे ये सदन में स्पीकर है लेकिन डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, क्यों? ये पहली बार आजादी के बाद, संविधान रचना होने के बाद पहली बार हमारा ये सदन में स्पीकर साहब है लेकिन डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, क्यों? ये हम सबको सर अगर बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा सर। अब समय सर ये तो सर यही तो हमारा मांग उधर भी थे इधर भी है, इसीलिए कभी कभी हम थोड़ा जोर आवाज करते हैं, हमारा आवाज रुकने के लिए पूरा अपने बढ़ा दिए सारे बहुत ऊंचा कर दिया, हमें कोई अगर बात वहां तक पहुंच ना पाए। सर मैं ये कहना चाहते जो आरक्षण की बात हमारे प्रधानमंत्री जी अभी अभी कहे हैं, मैं ये कहना चाहते कि महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने, लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण के लिए राजीव जी की सरकार, देखो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि व्यवहार से पता चलेगा कौन कैसा व्यवहार करता है, प्रधानमंत्री खुद अब देख लो, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं आप लोग, प्रधानमंत्री खुद आप लोग को सिखाते कि व्यवहार की उल्टा व्यवहार करते हैं। चल हो गया, राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, फिर डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था, कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है,
आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। हमारी कल हमारी CWC कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें ये मांग की गई है कि ये जो आने वाले विशेष सत्र है, इसमें महिला आरक्षण की उस बिल को पास किया जाए, पारित किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। आपको ज्ञान है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने पत्र भी लिखा था हमारे प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था। हम फिर से उस मांग को इस प्रस्ताव के जरिए दोहराते हैं। अच्छा हुआ सर बात तो बहुत कुछ है। प्रधानमंत्री जी सिंगल दिखा रहे थे, आप बोलना बाद में, अभी बातें बोले सर। बोल में महिला आरक्षण, प्रधानमंत्री सिंगल दिखा रहे थे। महिला आरक्षण बिल के समय आज तो स्वागत कर दे आपके, ये सिंगल सदन में स्वागत कर दे आज तो। सर सिंगल दिखा रहे थे सर। ये सिंगल की इतिहास बता देता है लास्ट। नो सर when India attained, सर ये सुनिए, ये इतिहास सुनिए। When India attained independence from the British, the then Viceroy Lord Mountbatten posed a question to be Prime Minister Jawaharlal Nehru. What is the ceremony that should be followed to symbolize the transfer of power from British to India hand? Sir, गृह मंत्री जी क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं सर कृपया अलो कर दिया जाए सर। माननीय गृह मंत्री जी मैं माननीय अधीर रंजन जी ने दो चीजें फैक्चुअली इनकरेक्ट कही है, या तो वो विड्रॉ करे या तो आपने सदन के टेबल पर उसको रखवाना चाहिए। एक, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ था, कभी पास नहीं हुआ। और दो, कि ये बिल पुराना लोकसभा में लंबित है। ये बिल 2014 में ही लोकसभा को विघटन के साथ ही ये बिल निरस्त कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष, दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इनकी स्पष्टता मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसकी स्पष्टता उनसे मांगी जाए, या तो रिकॉर्ड से दूर किया जाए या तो वो उसके समर्थन में कोई डॉक्यूमेंट टेबल पर रखें। अर्जुन मेघवाल जी, आप जब एक मिनट आप सीट बैठे, आप कंक्लूड कर दो प्लीज। बेटे कंक्लूड करो आप प्लीज। पहला दिन है, इतना बात बोलते हैं पहले दिन में। आप प्लीज अपनी सीट बैठे, कंक्लूड करें आप। अधीर रंजन जी धन्यवाद देते हैं। Sir, Lord Mountbatten posed a question to be Prime Minister Jawaharlal Nehru. What is the ceremony that should be followed to symbolize the transfer of power from British to Indian hands? Nehru then consulted Raja Gopalachari, commonly known as Rajaji, who went on to become the first Viceroy of India. Rajaji identified the Chola model, where the transfer of power from one king to another was sanctified and blessed by high rulers. The symbol used was the handover of Sengal or scepter from one king to his successor. A golden scepter was crafted by Bhumidhi Bangaru Chetty, a famous jeweler in the Madras presidency. The makers of the Sengal, Bhimudi Etarajulu and Bhumudi Sudhakar, are living in Chennai. Sir, इतिहास बता रहा हूँ, कुछ नहीं। On August 14, 1947, the deputy high priest of Thirubhadu Thurai Adiman, Nagasaram player Rajaramti Pillai and Odhuvar, a person who sings devotional songs in Tamil temples, were flown to Delhi capital from the then Madras presidency. The ceremony was conducted as per Tamil tradition, and the Sengal was handed over to Nehru at his house. Okay. इसमें नई बात कुछ नहीं है सर। ये लेकर ऐसा सर बनाया जाता है माहौल कि ये कुछ नई आजादी हुए हैं हमारे देश पे, कुछ हो रहे हैं। सर मैं बहुत सारे सलाह है सर, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि ये सदन
ये सब मत समझिए कि ये ईट काटर पत्थर की सदन है सर। ये सदन इज नॉट बिल्ट विथ ब्रिक्स एंड मोटर्स ओनली, इट इज द सोल ऑफ आवर इंडिया, द सोल व्हिच वाज लॉन्ग सप्रेस्ड फाइंड utterance in the wake of attaining independence. Sir, again I am saying that soul should not be suppressed again by any design. That is my view, and I am concluding the speech because sir, I do not find the adequate time to make my point further. गृह मंत्री जी, अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए। एक, या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा ने भी कभी पारित किया था राजीव गांधी जी के समय में, कभी नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, ये दोनों चीजों को माननीय बैठिए ना प्लीज, मैं आगे कहता हूँ, प्लीज, मैं आगे कहता, माननीय सर प्लीज, आप बैठ जाइए, मुझे पूरा तो प्लीज 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 माननीय अध्यक्ष प्लीज, जी, कल्याण जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, लोकसभा में जो बिल पारित होता है, अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है तो वो बिल अपने आप लैप्स हो जाता है। मैं मानता हूं कि इस चीज को स्पष्टता करनी चाहिए और माननीय अध्यक्ष जी, अगर उनके पास अलग जानकारी है तो सदन के टेबल पर रखनी चाहिए। माननीय अर्जुन मेघवाल जी, ये हम खाएगा। हमारी पार्टी दिल से स्वागत करती है।